हेलो एंड वेलकम टू एग्रो एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर की 281 पोस्ट्स के लिए कुछ सबसे ज़रूरी एमसीक्यूज पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एग्ज़ाम 26 अप्रैल 2026 को होने वाला है और एग्ज़ाम साइकिल भी साल के अंत में आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही समय है अपनी तैयारी शुरू करने का। मैं आपको आज ही एग्रो एकेडमी फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती हूँ, जिसे आईआईटी अलुमनाई और सिलेक्टेड एएस द्वारा चलाया जाता है, और अपनी तैयारी को एक मजबूत शुरुआत दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सत्र। पहला सवाल, प्रश्न संख्या 1। एक जॉ क्रशर में जो मूवेबल जॉ होता है वो प्रति मिनट किस फ्रीक्वेंसी पर घूमता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 100 से 150 बार, बी 250 से 400 बार, सी 500 से 600 बार, या डी 750 से 1000 बार। ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। देखिए, जॉ क्रशर जो है वो साइज रिडक्शन के लिए कंप्रेशन फोर्स का इस्तेमाल करता है जी। तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो सही स्पीड पर निर्भर करती है। अगर स्पीड मतलब बहुत धीमी है तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, और अगर बहुत तेज हुई तो? और अगर बहुत तेज है तो चट्टानें ठीक से क्रश होने से पहले ही नीचे से निकल सकती हैं। इसीलिए एक ऑप्टिमल रेंज रखी जाती है। अच्छा, एक बैलेंस बनाना पड़ता है। जी बिल्कुल, और वो रेंज आमतौर पर 250 से 400 बार प्रति मिनट होती है। तो इसका मतलब सही उत्तर है बी। हाँ, सही उत्तर है बी, 250 से 400 बार। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, गायरेटरी क्रशर के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ए, इनमें जॉ क्रशर के विपरीत निरंतर डिस्चार्ज होता है। बी, ये 125 से 425 गायरेशंस प्रति मिनट पर काम करते हैं। सी, इन्हें जॉ क्रशर की तुलना में अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है, या डी, मोटर पर लोड लगभग एक समान होता है। ओके, गायरेटरी क्रशर ये एक बहुत बड़ा और काफी एफिशिएंट क्रशर है। इसके बारे में 3 बातें तो बिल्कुल सही हैं। इसका डिस्चार्ज कॉन्टिन्यूअस होता है, जॉ क्रशर की तरह रुक रुक कर नहीं। सही। इसकी स्पीड भी 125-425 गायरेशन प्रति मिनट की रेंज में होती है, और इसका जो सर्कुलर मोशन है उसकी वजह से मोटर पर लोड भी एक समान रहता है। तो फिर गलत कथन कौन सा हुआ? ऑप्शन सी? हाँ, देखिए, इसकी बनावट थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है तो लगता है कि इसे ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए होगा, लेकिन असल में इसकी डिजाइन ज्यादा मजबूत होती है। अच्छा जी, और उसमें वियर पार्ट्स भी कम होते हैं, इसलिए उसे जॉ क्रशर से कम रखरखाव की जरूरत होती है। तो कथन सी गलत है। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, एक स्मूथ रोल क्रशर के लिए अधिकतम कण आकार जिसे निप किया जा सकता है, उसका सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, ए, बी, सी और डी। निपिंग, ये एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। रोल क्रशर में निपिंग वो प्रोसेस है जिससे रोलर पार्टिकल को पकड़कर अंदर खींचते हैं। अच्छा, मतलब ग्रिप करने जैसा। हाँ, एक तरह से। और ये कई चीजों पर निर्भर करता है। हाँ। जैसे रोलर का डायमीटर, पार्टिकल का साइज और उनके बीच का फ्रिक्शन। ओके। तो स्मूथ रोल्स के लिए हाँ। ये एक स्थापित एम्पिरिकल रिलेशन है। और वो क्या है? सही सूत्र है BDP max equals 0.04 R प्लस D। हाँ, यहाँ R रोल की रेडियस है और D रोल्स के बीच का गैप। समझ गई। तो सही जवाब है B। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, टूथड रोल क्रशर किन बलों के संयोजन से काम करते हैं? ए, केवल कंप्रेशन, बी, केवल कंप्रेशन और इम्पैक्ट, सी, कंप्रेशन, इम्पैक्ट और शेयर, या डी, केवल इम्पैक्ट और शेयर। ये स्मूथ रोल क्रशर का ही अगला वर्जन है एक तरह से। स्मूथ रोल्स में तो सिर्फ कंप्रेशन होता है, मतलब दबाव जी। लेकिन जब रोल्स पर दांते मतलब टीथ होते हैं तो वो 3 तरह से काम करते हैं। 3 तरह से? हाँ, हाँ। पहला तो कंप्रेशन जो रोल्स के बीच होता है, दूसरा इम्पैक्ट जब नुकीले दांते पार्टिकल से टकराते हैं, और तीसरा शेयर जब दांते पार्टिकल को फाड़ते हैं। अच्छा, तो तीनों बल एक साथ काम करते हैं। जी, और यही कॉम्बिनेशन इसे नर्म और भंगुर मटेरियल के लिए बहुत असरदार बनाता है। तो सही उत्तर है सी, कंप्रेशन, इम्पैक्ट और शेयर। बिल्कुल सही। चलिए अब प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5,
छाल या चमड़े जैसे रेशेदार पदार्थों के साइज रिडक्शन के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? ए जॉ क्रशर, बी स्मूथ रोल क्रशर, सी हैमर मिल या डी बॉल मिल। ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, जो रेशेदार मतलब फाइब्रस मटेरियल होते हैं उन्हें आप कंप्रेशन से नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं? क्योंकि वो दब जाएंगे, टूटेंगे नहीं। उनके लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जो उन्हें काट सके, फाड़ सके या पीट सके। जैसे कि हैमर मिल। एग्जैक्टली। हैमर मिल में तेज गति से घूमने वाले हथौड़े होते हैं जो मटेरियल पर जोर से मारते हैं, मतलब इम्पैक्ट करते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो रेशेदार सामग्री के लिए बिल्कुल सही है। जी, सही विकल्प है सी हैमर मिल। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक बॉल मिल की क्रिटिकल स्पीड किस सूत्र द्वारा निर्धारित की जाती है? आपके सामने 4 सूत्र हैं, ए, बी, सी और डी। क्रिटिकल स्पीड बॉल मिल के लिए बहुत ही जरूरी पैरामीटर है। ये वो स्पीड है जिस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा हो जाता है। और उससे क्या होता है? उससे जो बॉल्स होती हैं वो मिल की दीवार से चिपक जाती हैं और नीचे गिरती ही नहीं, मतलब ग्राइंडिंग रुक जाती है। अच्छा, तो मिल को हमेशा क्रिटिकल स्पीड से कम पर चलाते हैं? हाँ, आमतौर पर 65 से 80% पर। और इसका जो सूत्र है वो मिल की रेडियस आर और ग्राइंडिंग बॉल्स की रेडियस स्मॉल आर पर निर्भर करता है। तो सही सूत्र कौन सा है? सही सूत्र है बी NC = 12 पाई स्क्वायर रूट ऑफ G ब्रैकेट R माइनस R, जहां G गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। ओके, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, एक हैमर मिल में ग्राइंडिंग की फाइननेस मतलब बारीकी मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ए, केवल रोटर की गति, बी, केवल फीड रेट, सी, डिस्चार्ज स्क्रीन का आकार या डी, केवल सामग्री की कठोरता। देखिए, हैमर मिल में रोटर की स्पीड और फीड रेट ये दोनों प्रदर्शन पर असर डालते हैं, लेकिन मुख्य कंट्रोल किसी और चीज का होता है। जी, मुख्य कंट्रोल होता है डिस्चार्ज स्क्रीन का। मटेरियल तब तक अंदर पिसता रहता है जब तक वो इतना छोटा न हो जाए कि स्क्रीन के छेदों से बाहर निकल सके। तो मतलब आखिरी उत्पाद का जो मैक्सिमम साइज है वो स्क्रीन के होल्स पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। तो मुख्य नियंत्रक है सी, डिस्चार्ज स्क्रीन का आकार। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, गन्ने से रस निकालने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की मिल का उपयोग किया जाता है? ए, एट्रिशन मिल, बी, क्रशिंग रोल्स, सी, बॉल मिल या डी, हैमर मिल। ये भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। गन्ने से रस निकालने का मकसद उसे पीसना नहीं है, है ना? नहीं, उसे तो निचोड़ना है। सही कहा, उसे दबाकर या निचोड़कर रस निकालना है। इस काम के लिए क्रशिंग रोल्स ही इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें केन क्रशर भी कहते हैं शायद। जी हाँ, ये गन्ने को अपने बीच से गुजारते हुए उसे निचोड़ देते हैं। तो सही उत्तर है बी, क्रशिंग रोल्स। एकदम सही। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9, फाइन रिडक्शन। हैमर मिल्स में हैमर टिप्स की सामान्य परिधीय गति यानी पेरिफेरल स्पीड क्या होती है? ए, 30-50 ms, बी, 60-80 ms, सी, 90-110 ms या डी, 120-150 ms। फाइन ग्राइंडिंग के लिए मतलब बहुत बारीक पीसने के लिए हैमर को बहुत तेज गति से मटेरियल पर टकराना पड़ता है। ताकि इम्पैक्ट फोर्स ज्यादा से ज्यादा हो। जी, और ये गति बहुत ही ज्यादा होती है। ये आमतौर पर 120 से 150 मीटर प्रति सेकंड की रेंज में होती है। 150 मीटर प्रति सेकंड, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो सही उत्तर है डी, 120-150 ms। ओके, अब प्रश्न संख्या 10, एक रॉड मिल में साइज रिडक्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए, केवल शुद्ध इम्पैक्ट, बी, केवल शुद्ध इटरेशन, सी, रोलिंग कंप्रेशन और इटरेशन या डी, शेयरिंग और कटिंग। रॉड मिल ये बॉल मिल जैसी ही होती है, लेकिन इसमें बॉल्स की जगह लंबी स्टील की रॉड्स होती हैं। अच्छा, बॉल्स की जगह रॉड्स। जी, और जब मिल घूमती है तो ये रॉड्स एक दूसरे पर लुढ़कती हैं। तो इसमें जो मटेरियल पिसता है वो 2 तरीकों से पिसता है। कौन से 2 तरीके? एक तो रोलिंग कंप्रेशन मतलब दबाव, और दूसरा इटरेशन मतलब रगड़। तो इसका मतलब जवाब सी हुआ। हाँ, सही उत्तर है सी, रोलिंग कंप्रेशन और इटरेशन। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, फ्लूइड एनर्जी मिल्स, जिन्हें जेट मिल्स भी कहते हैं, वो आमतौर पर किस आकार से बड़े फीड कणों को स्वीकार नहीं करती हैं? ए, 6 mm, बी, 12 mm,
सी 25 mm या डी 50 mm? फ्लूइड एनर्जी मिल्स अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग के लिए होती हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा बारीक पीसने के लिए। इसमें गैस की तेज जेट का इस्तेमाल करके पार्टिकल्स को एक दूसरे से ही टकराया जाता है। अच्छा, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता? नहीं, इसीलिए इस प्रोसेस के लिए जो फीड मटेरियल है उसका आकार पहले से ही बहुत छोटा होना चाहिए। कितना छोटा? लगभग 6 mm से ज्यादा बड़ा नहीं। तो सही जवाब है ए 6 mm। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल्स द्वारा उत्पादित अंतिम कण का सामान्य आकार क्या होता है? ए 10 to 50 माइक्रोन, बी 1 to 10 माइक्रोन, सी 50 to 100 माइक्रोन या डी 100 to 200 माइक्रोन। जैसा हमने अभी बात की, ये मिल्स अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग के लिए हैं। इनसे मिलने वाला प्रोडक्ट बहुत ही महीन होता है, जिसे माइक्रोन में मापते हैं ना? जी, माइक्रोन में। और ये मिल्स आसानी से 1 से 10 माइक्रोन की रेंज में कण बना सकती हैं। 1 से 10 माइक्रोन, ये तो बहुत ही छोटा है। हाँ, तो सही उत्तर है बी 1-10 माइक्रोन। चलिए प्रश्न संख्या 13। कोन क्रशर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए, वे केवल मोटे रिडक्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बी, वे जॉ और फाइन क्रशर के बीच उपयोग किए जाने वाले इंटरमीडिएट क्रशर हैं। सी, वे मुख्य रूप से इम्पैक्ट द्वारा काम करते हैं। या डी, वे केवल नरम सामग्री के लिए उपयोग किए जाते हैं। साइज रिडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो कई स्टेप्स में होती है। सबसे पहले प्राइमरी क्रशिंग होती है बड़े पत्थरों के लिए, जो जॉ या गायरेटरी क्रशर से होती है। उसके बाद कोन क्रशर का नंबर आता है। उसके बाद उत्पाद को और छोटा करने के लिए कोन क्रशर का इस्तेमाल होता है। ये उसे फाइन ग्राइंडिंग मिल्स के लिए तैयार करता है। इसलिए ये एक इंटरमीडिएट क्रशर है। तो सत्य कथन है बी। हाँ, बिल्कुल। अब प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। इम्पैक्टर्स हैमर मिल से मुख्य रूप से इस बात में भिन्न होते हैं कि इम्पैक्टर्स ए के नीचे एक ग्रेट होता है, बी कोई ग्रेट या स्क्रीन नहीं होती है और वे केवल इम्पैक्ट से कणों को तोड़ते हैं, सी कम गति पर काम करते हैं या डी केवल नरम सामग्री के लिए उपयोग किए जाते हैं। जी, ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि दोनों का सिद्धांत एक जैसा लगता है। दोनों ही इम्पैक्ट पर काम करते हैं। हाँ, लेकिन डिजाइन में फर्क है। जी, मुख्य डिजाइन का अंतर है स्क्रीन का। हैमर मिल में प्रोडक्ट का साइज नीचे लगी स्क्रीन से कंट्रोल होता है, और इम्पैक्टर में एक ट्रू इम्पैक्टर में अक्सर स्क्रीन नहीं होती। उसमें कणों को ब्रेकर प्लेट से बार बार टकरा कर तोड़ा जाता है। अच्छा, जब तक वो काफी छोटे ना हो जाए। जी, तो सही उत्तर है बी, उनमें कोई ग्रेट या स्क्रीन नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 15। गायरेटरी क्रशर की अनुमानित क्षमता रेंज क्या है? ए 500 TH तक, बी 2000 TH तक, सी 4500 TH तक या डी 7000 TH तक। जैसा हमने शुरू में भी बात की थी, गायरेटरी क्रशर बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे माइनिंग में। प्राइमरी क्रशिंग के लिए। हाँ, और उनकी थ्रूपुट क्षमता मतलब कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये हजारों टन मटेरियल प्रति घंटे प्रोसेस कर सकते हैं। तो रेंज क्या होगी? इनकी क्षमता 4500 टन प्रति घंटे या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ सबसे करीबी विकल्प है सी। ओके, सी 4500 टन तक। प्रश्न संख्या 16। एक रोलर मिल में रोल्स के बीच से गुजरने वाले अधिकतम कण का आकार किस पर निर्भर करता है? ए केवल रोल का व्यास, बी केवल रोल की सतह की बनावट, सी घर्षण गुणांक और कण की ज्यामिति या डी केवल कण की कठोरता। ये फिर से निपिंग के सिद्धांत से जुड़ा है। कोई कण रोल्स के बीच खींचा जाएगा या नहीं, ये निप एंगल पर निर्भर करता है। और ये एंगल सीधे तौर पर रोल की सतह और कण के बीच के घर्षण गुणांक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और कण की ज्योमेट्री से तय होता है। तो मतलब सिर्फ एक फैक्टर नहीं है? नहीं, ये एक कॉम्बिनेशन है। तो सही उत्तर है सी। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 17 पर आते हैं। एट्रिशन मिल के प्रदर्शन को कौन सा पैरामीटर नियंत्रित करता है? ए रोटर की गति, बी फीड की नमी, सी ग्राइंडिंग डिस्क के बीच का गैप और डिस्क का पैटर्न या डी स्क्रीन का आकार। एट्रिशन मिल में 2 डिस्क होती हैं, एक स्टेशनरी और एक रोटेटिंग। जी, मटेरियल इनके बीच में पिसता है रगड़ और शियर से। इसलिए इन डिस्क के बीच की दूरी यानी गैप और उनकी सतह का डिजाइन यानी पैटर्न, यही सीधे तौर पर कंट्रोल करता है कि प्रोडक्ट कितना फाइन होगा। तो इसका मतलब जवाब सी है? हाँ, सही उत्तर है सी। ओके, प्रश्न संख्या 18। क्लासिफाइंग हैमर मिल्स आंतरिक वर्गीकरण के लिए किस तंत्र का उपयोग करती हैं?
ए चुंबकीय क्षेत्र, बी सेपरेटर व्हीन्स और एयर स्ट्रीम, सी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या डी वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स। क्लासिफाइंग मिल्स ये थोड़ी एडवांस्ड होती हैं। इनमें ग्राइंडिंग और साइज सेपरेशन एक ही यूनिट में हो जाता है। वो कैसे? इनमें एक आंतरिक एयर स्ट्रीम मतलब हवा का बहाव होता है जी। और सेपरेटर वेन्स होते हैं। अच्छा। तो हवा का बहाव जो बारीक कण होते हैं उन्हें ऊपर उठाकर आउटलेट की तरफ ले जाता है और जो भारी कण होते हैं वो वापस ग्राइंडिंग जोन में गिर जाते हैं। बहुत स्मार्ट। तो सही तंत्र है बी। जी बिल्कुल, बी सेपरेटर वेन्स और एयर स्ट्रीम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। एक बॉल मिल में सेंट्रीफ्यूजिंग कब होती है? ए जब गति क्रिटिकल से कम हो, बी जब गति क्रिटिकल से अधिक हो, सी जब गति इष्टतम हो या डी जब मिल शुरू की जाती है। हमने इस पर पहले भी बात की थी क्रिटिकल स्पीड वाले सवाल में। हाँ, याद है। सेंट्रीफ्यूजिंग वो कंडीशन है जब घूमने की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉल्स को मिल की दीवार पर चिपका देता है और वो नीचे नहीं गिरती। हाँ, और ये तब होता है जब मिल की गति उसकी क्रिटिकल स्पीड को पार कर जाती है, मतलब उससे ज्यादा हो जाती है। तो सही उत्तर है बी जब गति क्रिटिकल से अधिक हो। सही है। और अब प्रश्न संख्या 20। एक कोलाइड मिल में अंतिम कण का आकार आमतौर पर कितना होता है? ए 5 से 10 माइक्रोन, बी 1 से 5 माइक्रोन या सी 5 माइक्रोन से कम। कोलाइड मिल का इस्तेमाल इमल्शन और कोलाइडल सस्पेंशन बनाने के लिए होता है, जैसे कि मेयोनीज या पेंट। अच्छा, बहुत फाइन एप्लीकेशंस के लिए। जी, ये बहुत ही हाई शेयर पर काम करता है जो कणों को बेहद महीन आकार में तोड़ देता है। तो कितना महीन? इनसे जो कण मिलते हैं उनका आकार आमतौर पर 5 माइक्रोन से भी कम होता है, अक्सर 1 से 5 माइक्रोन की रेंज में। तो यहाँ सबसे सही जवाब है सी। सी 5 माइक्रोन से कम। चलिए अब सेक्शन 2 पर चलते हैं। इसमें हम अगले 20 सबसे महत्वपूर्ण MCQs को कवर करने जा रहे हैं। तो शुरू करें? जी बिल्कुल। Question number 1. Which of the following is not a primary function of material handling equipment in agricultural processing? आपके ऑप्शंस हैं A. Reducing labor requirements, B. Decreasing handling time, C. Controlling particle shape exclusively या D. Facilitating loading and unloading operations. देखिए यहाँ फैसिनेटिंग बात यह है कि सवाल नॉट ए प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है। हाँ, इस नॉट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मटेरियल हैंडलिंग का जो मुख्य काम है वो है प्रोसेस को एफिशिएंट बनाना, मतलब जैसे मजदूरी कम करना, समय बचाना और लोडिंग अनलोडिंग को आसान करना। तो ए, बी और डी तो इसके मेन काम हो गए। एग्जैक्टली। लेकिन पार्टिकल शेप को कंट्रोल करना ये एक बहुत ही खास और कह सकते हैं सेकेंडरी काम है, प्राइमरी नहीं। ये हर मशीन का काम नहीं होता। अच्छा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंट्रोलिंग पार्टिकल शेप एक्सक्लूसिवली। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एन इंक्लाइंड एग्रीकल्चरल कन्वेयर सिस्टम, व्हाट इज द रेकमेंडेड मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? ए 20 degrees, B 30 degrees, C 35 degrees, D 45 degrees। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग सवाल है। हाँ। सोचिए अगर आप एक कन्वेयर को बहुत ज्यादा खड़ा कर देंगे तो क्या होगा? तो जो मटेरियल है वो ग्रेविटी की वजह से पीछे की तरफ फिसल सकता है, स्लिप बैक हो सकता है। मतलब मेहनत बेकार। हाँ, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ज्यादातर एग्रीकल्चरल कन्वेयर के लिए 20 डिग्री एक सुरक्षित और कुशल मतलब एक एफिशिएंट मैक्सिमम एंगल माना जाता है। इससे ज्यादा पर दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। यानी सही जवाब है ऑप्शन ए 20 डिग्रीज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इन मटीरियल हैंडलिंग कन्वेयर सिस्टम्स, व्हाट फैक्टर प्राइमरीली डिटरमिन्स द टॉर्क रिक्वायरमेंट? ए conveyor length only, B material weight only, C inclination angle of conveyor या D color of the material। टॉर्क का मतलब है रोटेशनल फोर्स, मोटर की घुमाने की ताकत। अब जब आप किसी चीज को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो आपको ग्रेविटी के खिलाफ काम करना पड़ता है ना? हाँ बिल्कुल। तो कन्वेयर का झुकाव यानी इंक्लिनेशन एंगल जितना ज्यादा होगा, मोटर को उतना ही ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। इसलिए ये एक प्राइमरी फैक्टर है। अच्छा, मतलब एंगल सीधा मोटर की पावर रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। बिल्कुल।
तो इसका मतलब सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ कन्वेयर। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। Which type of conveyor is commonly used in warehouses, farms, and the food industry for loading and unloading? A. Fixed belt conveyor. B. Adjustable incline conveyor with height and angle adjustment. C. Underground conveyor. या D. Decline only conveyor. देखिए, वेयरहाउस और फार्म्स में काम करने की जगह और जो गाड़ियों की ऊंचाई है वो बदलती रहती है। हाँ, कभी ट्रैक्टर ट्रॉली है, कभी कोई बड़ा ट्रक। सही बात है। इसलिए एक ऐसा कन्वेयर चाहिए जिसकी ऊंचाई और एंगल दोनों को एडजस्ट किया जा सके। यह उसे बहुत वर्सेटाइल और उपयोगी बनाता है। बिल्कुल सही। तो जवाब है ऑप्शन बी, एडजस्टेबल इंक्लाइंड कन्वेयर विथ हाइट एंड एंगल एडजस्टमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, What is the typical conveyor system design height range for agricultural applications with transport vehicles? A. 2-3 feet, B. 4-5 feet, C. 5.56 feet या D. 7-8 feet? ये सवाल ट्रांसपोर्ट वाहनों जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक की लोडिंग ऊंचाई से जुड़ा है। अच्छा। आमतौर पर इन वाहनों की जो लोडिंग डेक की ऊंचाई होती है वो 4 से 5 फीट की रेंज में होती है। हाँ, लगभग उतनी ही होती है। तो बस इसीलिए कन्वेयर को भी इसी रेंज में काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। समझ गई। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 to 5 फीट। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6। In material handling, what advantage does a conveyor system provide over manual labor? A. Only increases speed of operations. B. Reduces labor costs, time requirements, and provides ease of transport. C. Makes equipment cheaper. या D. Improves product quality. कन्वेयर सिस्टम के कई फायदे हैं। ये सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ाता। तो ऑप्शन ए तो अधूरा है। हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये मजदूरों की लागत कम करता है, समय बचाता है और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान बना देता है। तो ऑप्शन बी इन सभी फायदों को एक साथ बताता है। तो सबसे व्यापक जवाब है ऑप्शन बी, रिड्यूसेस लेबर कॉस्ट, टाइम रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइड्स ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is a design consideration for agricultural conveyor systems? A. Fixed installation only. B. Adjustable length using sliding frame and linkages. C. Cannot be transported. या D. Single angle design. एग्रीकल्चर में, जैसा हमने पहले भी बात की, अक्सर अलग-अलग जगहों पर काम करना पड़ता है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसलिए एक अच्छा डिजाइन वो है जो फ्लेक्सिबल हो। तो स्लाइडिंग फ्रेम और लिंकेज का इस्तेमाल करके कन्वेयर की लंबाई को एडजस्ट करने की जो क्षमता है वो एक महत्वपूर्ण डिजाइन कंसिडरेशन है। यानी डिजाइन में एडजस्टेबिलिटी होनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, एडजस्टेबल लेंथ यूजिंग स्लाइडिंग फ्रेम एंड लिंकेजेस। चलिए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8। फॉर अ कन्वेयर कैरिंग द सेम लोड, which condition requires maximum time for transfer? A. Lower inclination angle. B. Higher inclination angle. C. Horizontal position. या D. Lower load weight. ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। हाँ, लग तो रहा है। देखिए, अगर झुकाव मतलब इंक्लिनेशन ज्यादा होगा तो मोटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टॉर्क ज्यादा लगेगा। हाँ, और उससे मटेरियल को ऊपर ले जाने की जो प्रभावी गति है वो कम हो सकती है, जिससे ट्रांसफर में ज्यादा समय लगेगा। अच्छा, तो स्पीड कम हो जाएगी। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, हायर इंक्लिनेशन एंगल। अब साइज सेपरेशन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। साइज सेपरेशन इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स? ए. कॉम्बिनेशन ओनली. बी. सीविंग, सिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग. सी. क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. या डी. मिलिंग एंड पल्वराइजिंग. यह शब्दों का फर्क समझना होगा। कॉम्बिनेशन, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, ये सब साइज रिडक्शन के तरीके हैं। मतलब कणों को छोटा करना। सही कहा। लेकिन सीविंग, सिफ्टिंग और स्क्रीनिंग, ये तीनों शब्द साइज सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कणों को उनके आकार के आधार पर अलग करना। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सीविंग, सिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। Which Indian pharmacopoeia grade of powder passes through a 1.7 mm sieve with not more than 40% through 355 micrometer sieve? A. Fine powder. B. Moderately fine powder. C.
कोर्स पाउडर या डी वेरी फाइन पाउडर? ये इंडियन फार्माकोपिया इन मानकों पर आधारित एक तथ्यात्मक प्रश्न है। इन मानकों के अनुसार कोर्स पाउडर या मोटे पाउडर की यही परिभाषा है कि उसके सभी कण 1.7 मिलीमीटर की जाली से गुजर जाएं। लेकिन 40% से ज्यादा कण 355 माइक्रोन की जाली से न गुजरें। ये एक स्टैंडर्ड है। तो ये याद रखने वाली बात है। हाँ। सही जवाब ऑप्शन सी, कोर्स पाउडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, a moderately fine powder in Indian pharmacopoeia passes through which sieve size as upper limit? A. 710 micron, B. 355 micron, C. 250 micron या D. 180 micron? फार्माकोपिया के मानकों के अनुसार ही मॉडरेटली फाइन पाउडर वो होता है जिसके लगभग सभी कण 355 माइक्रोन की जाली से गुजर जाते हैं। तो ये उसकी ऊपरी सीमा है। हाँ, ये उसकी अपर लिमिट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, 355 μm। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, सेव शेकर मशीन्स आर डिसएडवांटेजेस मेनली बिकॉज ए. दे आर टू एक्सपेंसिव, बी. दे ऑपरेट टू फास्ट, सी. क्लॉगिंग अकर्स इफ पाउडर इज नॉट ड्राई एंड एट्रिशन में टेक प्लेस, या डी. दे कैन नॉट सेपरेट फाइन पार्टिकल्स। सीव शेकर का सबसे बड़ा चैलेंज है ब्लॉकेज या क्लॉगिंग। अगर पाउडर में नमी है तो वो जाली के छेदों को बंद कर देता है। और ये एट्रिशन क्या है? एट्रिशन का मतलब है कि लगातार हिलने से कण आपस में टकराकर और छोटे हो सकते हैं। मतलब हम साइज सेपरेट कर रहे थे और हमने साइज रिड्यूस कर दिया। अरे, ये तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ साइक्लोन सेपरेटर which principle is employed for particle separation? A. Magnetic attraction, B. Centrifugal force due to rotary motion, C. Electrostatic repulsion, या D. Gravitational settling only? साइक्लोन सेपरेटर का नाम ही उसके काम करने के तरीके को बताता है। इसमें हवा या गैस को तेजी से घुमाया जाता है जिससे एक बवंडर मतलब साइक्लोन बनता है। हाँ, अच्छा। और इस घुमाव से पैदा हुई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भारी कणों को दीवार की तरफ फेंक देती है और वे नीचे जमा हो जाते हैं। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही जवाब है ऑप्शन बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटरी मोशन। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, अ साइक्लोन सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ व्हिच प्रिंसिपल कंपोनेंट्स? ए. cylindrical vessel with flat base, B. cylindrical vessel with conical base, tangential inlet, fluid and solid outlets, C. multiple vibrating screens, या D. rotating blades? एक क्लासिक साइक्लोन सेपरेटर का डिजाइन बहुत खास होता है। कैसा? ऊपर का हिस्सा सिलिंड्रिकल होता है और नीचे का हिस्सा कोन जैसा कॉनिकल। इसमें हवा टेंजेंशियल इनलेट से अंदर आती है ताकि वो घूमने लगे। फिर साफ हवा ऊपर से और भारी कण नीचे से बाहर निकलते हैं। ये उसकी स्ट्रक्चर की पूरी तस्वीर है। तो जवाब है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन एयर सेपरेटर separation of fine and heavy particles is achieved by A. static magnetic field, B. gravity alone, C. rotating disc and blades producing air current with centrifugal effect, या D. electrostatic charges? एयर सेपरेटर में एक रोटेटिंग डिस्क और ब्लेड्स होते हैं। ये तेजी से घूमकर हवा का एक करंट बनाते हैं। अच्छा, ये साइक्लोन से अलग है? हाँ, इसमें हल्का पाउडर हवा के साथ ऊपर उठ जाता है और भारी कण सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट के कारण बाहर की तरफ गिर जाते हैं। ये साइक्लोन से ज्यादा कंट्रोल्ड प्रोसेस है। तो यहाँ हवा का करंट और सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट दोनों काम करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ एन एयर सेपरेटर ओवर अ साइक्लोन सेपरेटर इज ए. लोअर इनिशियल कॉस्ट, बी. better separation of coarse particles, C. adjustable separation size by controlling rotor speed and blades, या D. larger capacity? एयर सेपरेटर का सबसे बड़ा फायदा उसकी एडजस्टेबिलिटी है। वो कैसे? रोटर की स्पीड और ब्लेड्स के एंगल को बदलकर हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने साइज के कणों को अलग करना है। ये साइक्लोन सेपरेटर में संभव नहीं होता। यानी बेहतर कंट्रोल। सही जवाब है ऑप्शन सी, adjustable separation size by controlling rotor speed and blades. Up question number 17. Question number 17. Which statement about elutriation is correct? A. It is a dry-only method. B.
particles are separated in a moving fluid based on density and size. C. It requires high temperatures. या D. It cannot be used for fine powders. एलुट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बहते हुए तरल पदार्थ मतलब मूविंग फ्लूइड जो हवा या पानी हो सकता है का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हल्के या छोटे कण तरल के बहाव के साथ ऊपर उठ जाते हैं और भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। ये कणों के आकार और घनत्व दोनों पर आधारित है। तो सही बयान है ऑप्शन बी, particles are separated in a moving fluid based on density and size. Yeah. चलिए question number 18. Question number 18. An advantage of alliteration over sedimentation is that A. It is cheaper. B. It handles only coarse particles. C. It is continuous and uses compact equipment. या D. No drying is needed. देखिए, सेडिमेंटेशन एक बैच प्रोसेस है जिसमें कणों को शांत तरल में बैठने दिया जाता है। मतलब एक बार में एक ही बैच। हाँ। वहीं एल्यूट्रेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें लगातार फीड दिया जा सकता है। इसके उपकरण भी ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं। कोई इसका फायदा है कंटिन्यूअस ऑपरेशन। सही जवाब है ऑप्शन सी। It is continuous and uses compact equipment. अब second last सवाल. Question number 19. Which method prevents mesh clogging in fine powder sieving? A. Increasing moisture. B. Slowing down sieving. C. Air jet sieve using fluidization. या D. Adding binders. बहुत महीन पाउडर को छानते वक्त जाली बंद हो जाती है। क्लॉगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका समाधान क्या है? एयर जेट सीव इस समस्या का एक मॉडर्न समाधान है। इसमें नीचे से हवा का एक जेट छोड़ा जाता है जो पाउडर को फ्लूइडाइज कर देता है, यानी उसे हवा में तैराता है। इससे जाली ब्लॉक नहीं होती। ये एक बेहतरीन तकनीक है। तो जवाब है ऑप्शन सी, एयर जेट सीव यूजिंग फ्लूइडाइजेशन। अब आज के आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20. इन अ सीव शेकर मशीन, सीव्स आर अरेंज्ड A. randomly, B. vertically in descending order of mesh size, C. horizontally या D. diagonally. एक स्टैंडर्ड सीव शेकर में जालियों को एक के ऊपर एक वर्टिकली रखा जाता है। और उनका ऑर्डर क्या होता है? सबसे ऊपर सबसे बड़े छेद वाली जाली होती है और जैसे जैसे नीचे जाते हैं जाली के छेद छोटे होते जाते हैं। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेश साइज। बिल्कुल, इससे एक ही बार में पाउडर अलग अलग साइज में बट जाता है। तो ये एक लॉजिकल अरेंजमेंट है। सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्टिकली इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेश साइज। तो ये थे हमारे आज के 20 सवाल। उम्मीद है आपने हर सवाल के पीछे के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझा होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं थे, ये कॉन्सेप्ट्स की एक गहरी समझ थी। याद रखिए, अगर आपकी बुनियाद मजबूत है तो कोई भी एमसीक्यू मुश्किल नहीं लगेगा। अब आपकी बारी। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके 20 में से कितने सवाल सही हुए। ईमानदारी से बताइएगा। और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप इस एमसीक्यू सीरीज का अगला सेशन चाहते हैं? अगर आप अगला सेशन चाहते हैं तो प्लीज चैट में यस कमेंट करें। हम इस सीरीज को रेगुलरली जारी रखेंगे। और हाँ, परीक्षा उन्मुख सीखने के लिए एग्रो एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में।